नमस्कार दोस्तों। हम कक्षा 6 को पूरा कर चुके हैं और उसमें लगभग कितनी क्लासें भी थी? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, 5 और 2, 7 क्लासेस के साथ में कक्षा 6 को पूरा कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 से। ठीक है, ये कक्षा 7वीं है, हमारे अतीत। और हमारा अतीत भाग फर्स्ट नए सत्र से बंद हो गई है, वो अभी नई चल रही है, तो उसको हमने अपलोड कर लिया है। हालांकि मैंने पिछली बार जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो उसमें हमारा अतीत भाग फर्स्ट भी पढ़ाई थी, वो भी यूट्यूब के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख सकते हो उसको। और अब हमारे अतीत भाग सेकंड जो कि कक्षा 7 में चलती है, और इसके अंदर मध्यकालीन भारत है हमारा, जो यूँ समझ लीजिए कि प्राचीन जहाँ समाप्त हो जाता है 1206 के बाद, और से लेकर लगभग 1750 तक, ये इस अवधि का भारत है 7वीं कक्षा में, जो 12वीं कक्षा के भाग 2 से मैच करता है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। पहला अध्याय हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल है। 1000 वर्षों के दौरान, 1000 वर्ष तात्पर्य है यहाँ पे 750 CE से लेकर और 1750 CE तक। ठीक है, तो 750 सामान्य संवत से लेकर 1750 सामान्य संवत तक। दूसरा जो टॉपिक है वो राजा और उनके राज्य है, फिर मुगल काल, सल्तनत काल है, फिर मुगल काल है। उसके बाद में कुछ जगह समुदाय हैं, ईश्वर से अनुराग, ये भक्ति सूफी संत हैं। क्षेत्रीय रीजनल सेंटर जो थे, जैसे जौनपुर था, बहमनी था, विजयनगर था, उस पे हैं। और 8वां टॉपिक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, मतलब ब्रिटिशर्स भारत में आ गए थे और उस समय तक मध्यकाल खत्म होने वाला था। तो 8 टॉपिक में पूरा मध्यकाल पढ़ाया हुआ है इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत शानदार टॉपिक है इसमें। मैं इसको इन दिनों पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था कि कितने बढ़िया टॉपिक है। और मुझे लगता मुझे 2 दिन में एक क्लास अपलोड करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि एक एक टॉपिक को तैयार करने में मेरे को 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। इतना समय आपको पता है नौकरी के साथ, कोचिंग के साथ मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से कोशिश करूँगा कि मैं डेली क्लास डालूँ, नहीं तो हर दूसरे दिन क्लास है वो अपलोड यूट्यूब पे करने की कोशिश करूँगा, एप्लीकेशन पे भी। तो यहाँ पे ये है। बच्चे पूछ रहे थे सर पीपीटी शेयर कर लिया करें। पीपीटी एप्लीकेशन पे ही होगी, मैंने पहले इंट्रो वीडियो में कहा था। शेयर करने की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास में। पीपीटी शेयर एप्लीकेशन में प्रॉपर हो रही है, और उसमें टेस्ट भी आगे, जैसे ही कक्षा 6 पूरी हो गई तो वहाँ एक टेस्ट भी लूँगा। उसकी नॉमिनल शुल्क के साथ में पेड कोर्स भी है इसका, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ पे सारा ही रहेगा, इंडियन हिस्ट्री भी रहेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहेगी उसमें, 12वीं तक का 2 साल के लिए है उसमें। इसमें यूट्यूब पे तो पड़ा रहेगा, मैं डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद यूट्यूब पे नहीं करूँगा, वो तो वहीं पे होगी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी कॉमन है नहीं, मतलब हर परीक्षा में आती नहीं है, विशेषकर दूसरे दक्षकों के भी कोई काम की नहीं। इंडियन हिस्ट्री प्रॉपर पूरी जितनी भी है वो मैं यूट्यूब पे धीरे धीरे डाल दूँगा। ठीक है, तो आपको मैंने परिचय वीडियो में सारी बातें क्लियर कर रखी है, वो भी प्लेलिस्ट पे है। टॉपिक को शुरू करते पहले अध्याय को। और पहले अध्याय के अंदर टोटल 6 एडिंग है इसमें। सबसे पहले इसमें लिया गया है कि नई और पुरानी शब्दावली, पहले कैसी शब्दावली थी और अब कैसी शब्दावली आई, वो देखेंगे थोड़ा सा। इतिहासकार और उनके स्रोत कौन कौन से रहे हैं वो देखेंगे। क्या क्या चुनौतियाँ रही है इतिहासकारों को इतिहास लिखने में। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, इस पे बात करेंगे कि कौन कौन से नए समूह बने, कौन से क्षेत्र थे, कहाँ साम्राज्य बने, पुराने धर्म कौन से थे, नए धर्म कौन से हैं, समय और इतिहास के कालखंडों पे विचार। ये पूरा इसमें है, वो टॉपिक देखेंगे, बड़ा शानदार है। और अब हम एक एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं बात को। ठीक है, चलो बात को हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले जितने भी परिवर्तन हुए 750 से 1750 के बीच में, सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो मिलता है मैप से।
ठीक है। भारत का मानचित्र काफ़ी बदल गया, क्योंकि अगर अपन मानचित्र की बात करें तो लगभग 546 BC में सबसे पहले एनेक्सीमेंडर ने दुनिया का मानचित्र बनाया था, और उसके बाद में हम देखते हैं कि अल इद्रिशी ने यह मानचित्र बनाया था, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये 1154 में बनाया था, 1154 ईस्वी में। और यह व्यक्ति मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को, और आजकल इसका जन्म स्थान स्पेन में चला गया है। और इसमें थोड़ी सी त्रुटियां थी, एक तो ये अरबी भाषा में लिखा हुआ था, दूसरा आज जहाँ दक्षिण भारत है अल इद्रिशी ने उसको थोड़ा सा उत्तरी भारत में दिखा दिया था, थोड़ा सा नॉलेज कम था। और फिर इसके बाद में 1720 के आसपास फ्रांसिस कार्टोग्राफर ने जब भारत का मैप बनाया तो उसको उसने काफ़ी प्रामाणिकता के साथ बनाया था। और फिर 1779 के अंदर आपके जेम्स रेनेल ने भारत का मैप बनाया। जेम्स रेनेल, आपको पता होगा कि भारत का सर्वेवर ऑफ इंडिया था, ठीक है ना, सर्वे ऑफ इंडिया का हेड था, जो 1767 में सर्वेवर बना था, और 1779 में उसने भारत का पहला प्रमाणिक मानचित्र बनाया था। वो मानचित्र इनके काफ़ी फिट नहीं बैठता, वो मानचित्र इससे काफ़ी अलग मानचित्र था, मगर भारत को मानचित्र में दिखाने का जो पहला काम था वो अल इद्रिशी ने 1154 में किया था, ठीक है। ये बातें इसमें इसी किताब में लिखी हुई हैं। और तो भारत के मानचित्र के संबंध में आपको अल इद्रिशी का नाम और दूसरा इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, ग्विलोम द लिस्ले। ग्विलोम द लिस्ले ने एटलस नूवो बनाया था, और उसमें भी इसने भारत का ये प्रॉपर मैपिंग दी है। आप देख पा रहे होंगे तटों को बहुत शानदार तरीके से दर्शाया है, क्योंकि इन्हीं मैप के सहारे यूरोपियन यात्री भारत आते थे और यहीं पे आपके व्यापारिक कार्यों को कराते थे। तो इस मैप का सहारा यूरोप के नाविक, यूरोप के व्यापारी लोग हैं, वो व्यापक पैमाने पर करते थे। तो ग्विलोम द लिस्ले जो था ये फ्रांस का रहने वाला था, इसने 1720 में मैप बनाया था ये, ठीक है। और 1720 का जो ये मैप था, इसमें और इस मैप में बेहद अंतर आ गए थे। इसके पीछे कारण साफ था कि इस समय तक भारत की भौगोलिक क्षेत्र का इन लोगों को इतना ज्ञान था नहीं, और 1720 तक कई यूरोपियन यात्री, हमने मुगल काल में पढ़ा भी है, कई यूरोपियन यात्री, व्यापारी, नाविक, ये सब भारत आए, और आए तो इनको क्या है कि भौगोलिक ज्ञान हो गया, और भौगोलिक ज्ञान होने के बाद इन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से, यूँ कहिए कि बड़े प्यारे तरीके से मैप बनाया 1720 में। और 1720 का ये मैप था। इसके बाद में जब जेम्स रेनेल ने मैप बनाया, तो रेनेल ने मैप बनाया 1779 में, और वो मैप आज भी यूज होता है। वो 1779 में बनाया गया था। 1767 में भारत में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का जो ऑफिशियल मैप है आज भी वो सर्वे ऑफ इंडिया का बनाया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया के मैप के इस जगह पे सर्वे ऑफ इंडिया का निशान होता है, और सर्वे ऑफ इंडिया भारत का ऑफिशियल मैप बनाता है। और उसका स्थापना जो है देहरादून में 1767 में की गई थी, और उस सर्वेवर के रूप में क्लाइव ने रेनेल की नियुक्ति की थी। इसलिए समटाइम हम रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी कहते हैं, क्योंकि भारत का पहला मैप, ऑफिशियल मैप, उसी ने बनाया था। हालांकि उस मैप को बनाने के पीछे जो उनका उद्देश्य था वो इतना था कि इलाहाबाद की संधि भी थी, और इलाहाबाद की संधि के बाद में भारत के विभिन्न भागों पर दीवानी अधिकार इनके पास आ गए थे, राजस्व के अधिकार, और उन अधिकारों के तहत ब्रिटिश सरकार उन क्षेत्रों से टैक्स वसूलना चाहती थी, और टैक्स वसूलने के लिए सारे क्षेत्रों की एक प्रकार से मैपिंग होनी ज़रूरी थी। मैपिंग होगी तभी वो टैक्स सभी क्षेत्रों को ले पाएंगे, और इसी के उद्देश्य के चलते इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था और बाकायदा प्रॉपर मैपिंग करवाई, और उसी क्रम में रेनेल ने भारत का पहला मैप बनाया था। तो अल इद्रिस और ग्विलियम द लिस्ले, ये तो दो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और रेनेल का नाम मैं मेरी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 3 लोगों को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में परिवर्तन आए वो अपन आगे आते हैं। पहले मैं ये बात यहाँ पे लिखना चाहूँगा,
ठीक है, 1000 वर्षों के परिवर्तन है। इसमें पहला टॉपिक यही है कि 750 से लेकर और 1750 के बीच में ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ये पाठ पूरी पृष्ठभूमि है इस किताब की। तो अगला टॉपिक इससे भी इंटरेस्टिंग है, तो इस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप है वो लिखेंगे यहाँ पे मेरे साथ कि 750 से 1750 के बीच में या इस अवधि में 1000 वर्ष में निम्न परिवर्तन हुए थे, और एक एक परिवर्तन के बारे में लिखेंगे। ये सारे परिवर्तन ही थे, ठीक है। 750 सी से 1000 वर्षों में निम्न परिवर्तन हुए। ठीक है, सबसे पहला नंबर पे हम लिखते हैं मानचित्र में परिवर्तन। मानचित्र में परिवर्तन, ठीक है। सर्वप्रथम अल इद्रीसी अब देखिए कितना प्यारा प्रश्न है ये, हर जगह मिलता भी नहीं है। अब ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि भारत का पहला मैप किसने बनाया। अल इद्रीसी का ऑप्शन जनरली हम नहीं कर पाते क्योंकि इतना नहीं सोचते हम, हालांकि इस पुस्तक में लिखा है अल इद्रीसी ने, सर्वप्रथम अल इद्रीसी। इसका जन्म मोरक्को में हुआ था, लेकिन इसका जो जन्म स्थान है वो वर्तमान में स्पेन में है। वर्तमान में कहाँ है? स्पेन में। सर्वप्रथम अल इद्रीसी ने 1154 CE में भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया था। CE में भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया था। ठीक है, इसमें कमियां थी। क्या कमियां थी? एक तो दक्षिण भारत को उत्तर में दिखा दिया इन्होंने, और दूसरा था कि इसमें जितने भी नाम है वो सारे अरबी भाषा में लिखे हुए हैं, तो कई समझ में भी नहीं आते। और अरबी नाम है, कन्नौज का नाम मिलता है इसमें, ये कोई कमी नहीं है, लेकिन ठीक है। दक्षिण को उत्तर में दिखा, या ये बड़ी कमी थी। इसमें कन्नौज का नाम है, ठीक है। ये अल इद्रीसी की बात हो गई। अल इद्रीसी के बाद में फिर यूरोपियन यात्री नाविक ये भारतीय क्षेत्रों की तरफ आते हैं, और इनकी भौगोलिक जानकारियां थोड़ी और
दुरुस्त होती है। और भौगोलिक जानकारियाँ दुरुस्त होने के बाद इन्होंने और बेहतरीन मैप बनाए, और उस क्रम में दूसरा जो मैप आया, एक सेकेंड इसको लिख लीजिए, दूसरा जो मैप आया वो था आपके ग्विलॉम द लिसले का। ये फ्रांसिस थे, उन्होंने 1720 में भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया और बड़ा शानदार बनाया। तटवर्ती क्षेत्रों को और बेहतर बनाया क्योंकि तटों से ही इनके काम पड़ते थे। और इसके बाद में तीसरा जो मैप था वो जेम्स रेनेल का था, और वो मैप आज तक यूज किया गया है। हालांकि उस मैप के बनाने के पीछे उद्देश्य उनके वित्तीय थे, मगर हम डिनाई नहीं कर सकते कि भारत का सटीक मैप बनाने का कार्य रेनेल ने किया था। हालांकि वो रेनेल का एनसीईआरटी ने तो नहीं लिखा है, मगर हमें जानना चाहिए, ये हमारी जानकारी के लिए बेहद ज़रूरी था। जस्ट अगले पैराग्राफ में मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप भी बढ़ा देना। आगे चलकर आगे जब यूरोपियन यात्री, या सीधा लिख सकते यूरोपियन नाविक व्यापारी भारत आए, इनका भौगोलिक ज्ञान बढ़ा, भौगोलिक ज्ञान बढ़ा, ज्ञान बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप सटीक मानचित्र बनाए गए। और वर्ष 1720 में फ्रांसिस यात्री ग्विलॉम द लिसले ने ग्विलॉम द लिसले ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया। जिसमें तटवर्ती क्षेत्र जितने भी हैं, देखो ना, आपको बहुत अलग तरीके से किया है। ये मैप भी एनसीईआरटी का, ये ध्यान रखना है। सारे फोटो मैं इसी पुस्तक से लेके आ रहा हूँ। और इस पहले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ही विचार आया कि स्टूडेंट तो क्या, टीचर्स ने भी ये गुलाम द लिसले, अल इदरीसी और रेनेल, इन तीनों को तय बात है कि नहीं पढ़ा होगा। स्टूडेंट तो अलग बात है। यही प्रश्न परीक्षा में आता था, हम बड़ा कठिन लगता। क्यों? क्योंकि सामान्य पुस्तकों में है नहीं, और एनसीईआरटी ने 7वीं में लगा रखा। इस टॉपिक में आपको कई बातें ऐसी मिलेगी तो सच में मुझे लगता है कि मेरा खुद का ज्ञानवर्धन हो रहा है। इतिहास मैंने भी खूब पढ़ाया, पिछले तकरीबन 10 साल से कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड वगैरह के इन बैच पढ़ा रहा हूँ। और प्रोफेसर मुझे लगता है कि व्यापक पैमाने पे मैंने पढ़ा, राजस्थान के सबसे अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ मुझे लगता है कि कितना हम अज्ञानी हैं। और मेरा ये मानना भी है कि व्यक्ति जैसे जैसे सीखता है, जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ता है, उसको अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। उसको लगता है कि वाकई में मैं कितना कम जान रहा हूँ यार, ये चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। तो थोड़ा सा एक अज्ञानता सा एहसास होता है, एक हल्की सी स्माइल आती है कि हम प्रोफेसर बन गए, नाम के आगे डॉक्टर लगा लिए, और हजारों बच्चों को प्रोफेसर नेट के लिए पढ़ा लिया,
और हमें ये नहीं पता, 7वीं कक्षा के पहले टॉपिक की बातें हमें नहीं पता, तो थोड़ा सा लगता है कि सच में पहले ये चीज़ें देखने की आवश्यकता थी। अब आपको पता है कि मेरा फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं खुद इनका गहराई से पहली बार अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है इस बहाने, और आप भी सीखिए, मैं भी सीख रहा हूँ। बस मेरा स्वार्थ यही है कि मैं भी सीखना चाह रहा था। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि कई बेसिक बातें भी मेरे को पता चल जाएगी, तो एक अंदर से पूर्णता का एहसास होता है। नहीं तो क्या है कि कहीं न कहीं खालीपन सा लगता है, कोई चीज़ नहीं आ रही होती है। तो मानचित्र बनाया जिसमें तटीय क्षेत्र, और मैं तो हमेशा रस लेके ही पढ़ाता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट से। मन नहीं होता तो क्लास लेता ही नहीं। जो भी काम करना शिद्दत से करना, नहीं होना तो नहीं करना बस। जिसमें तटीय क्षेत्रों को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए, यहाँ तक एनसीईआरटी की बात खत्म हो जाती है। एक अतिरिक्त पेज में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देना चाह रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। मैं इसमें कुछ अतिरिक्त तथ्य जोड़ने की मेरी बड़ी इच्छा है, तो मैं जोड़ देता हूँ। रेनेल, ठीक है, क्या फैक्ट ऐड करोगे? क्लाइव ने रेनेल को बंगाल प्रेसिडेंसी का सर्वेयर बनाया। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में देहरादून में की गई थी। माउंट एवरेस्ट की खोज एवरेस्ट ने की थी, जॉर्ज एवरेस्ट भी सर्वेयर ही थे, ठीक है, की थी। जिसका मुख्यालय और भारत के मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी आज भी इसी के पास में है। मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। आज भी भारत का कोई ऑफिशियल मैप अगर आएगा तो वो कौन बनाता है? एसओआई बनाता है, ठीक है, याद रखना इसको। 1779 में रेनेल ने भारत का पहला प्रमाणिक मानचित्र बनाया था।
मानचित्र बनाया था। ठीक है, और यही कारण है कि इसको भारत के भूगोल का पिता भी कहते हैं। इस कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। क्लियर? रेनेल का थोड़ा सा देख लेना। मैं आपको और बता दूं कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि यहाँ पर 1765 के बाद में, जब इलाहाबाद की 1765 में संधि हुई थी, तो उसमें कंपनी के पास में दीवानी अधिकार भी आ चुके थे, टैक्स लगाने का अधिकार। और टैक्स लगाने के लिए, भू राजस्व लगाने के लिए भूमि का मानचित्र होना जरूरी था, और उन्हीं के सर्वे करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था। और सर्वे ऑफ इंडिया आज तक अपनी भूमिका, अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, इसका एक हिस्सा होम मिनिस्ट्री में भी है। तो आज भी ये बहुत प्रॉपर तरीके से काम करता है, और हर साल 1 जनवरी को, 2025 की जैसे 1 जनवरी आई, हर साल 1 जनवरी को ये एक ऑफिशियल भारत का मैप बनाता है और उसको अपलोड कर देता है वेबसाइट पे। आप उसको देख सकते हो जाके वहाँ पे। वही भारत का ऑथेंटिक मैप माना जाता है, वही मैप माना जाता है। ठीक है, तो ये जेम्स रेनेल थे। एक नाम और आता है आपके एनेक्सिमेंडर का। इसने दुनिया का पहला मानचित्र बनाया था। ठीक है, ये यूनान के थे और 546 BCE में बहुत पहले बनाया गया था। यूनानी थे और दुनिया का पहला मानचित्र बनाया। ठीक है, हालांकि इसमें भारत के उपमहाद्वीप को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था। वो काम किसने किया? रेनेल ने, विलियम द लिस्ले ने और अल-इद्रिसी ने। तो 750 से 1750 के बीच में 1000 वर्षों में सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ वो आपके मानचित्र क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब बात आती है नई और पुरानी शब्दावली। एक एक चीज पे हम बात करेंगे कि 1000 वर्षों में शब्दावली में क्या डिफरेंस आया। अब इसमें 2 बिंदु आप समझना, क्योंकि हर देश काल में शब्दों के अर्थ अलग अलग होते थे। एक शब्द आता विदेशी। आज विदेशी उसे कहते हैं जो भारत से बाहर के लोग हैं, और इस समय 750 से लेकर 1750 के बीच में विदेशी कौन था, क्या परिवर्तन है? 750 के आसपास ये हालत थी कि एक गांव के अंदर अगर कोई दूसरे गांव का अजनबी व्यक्ति आता था तो उसको भी विदेशी माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस गांव के लोगों को नहीं पता था कि दुनिया कितनी बड़ी है। उस समय कोई देशों की सीमाएं तय नहीं हो रखी थी। उस समय गांव से गांव, शहर से शहर, दूसरे नगर का व्यक्ति भी विदेशी माना जाता था। इवन जो आप ये देखिए कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति आ गया तो उसको विदेशी माना जाता था। वो तो छोड़िए, अब गांव से गांव भी विदेशी माने जाते थे। तो नई शब्द और पुरानी शब्दावली में अंतर कितना आया देखिए। नया शब्द विदेशी और पुराने शब्द विदेशी में रात दिन का फर्क आ गया। हिंदुस्तान, मिनहाज उस सिराज कहता है कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है ये हिंदुस्तान कहलाता है। सिराज के लिए हिंदुस्तान वो क्षेत्र था जो सप्त सिंधु प्रदेश और उसके नीचे वाला एरिया था। क्यों था? क्योंकि जिस समय सिराज ने लिखा उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन उसी जगह पे था। तो उसने कहा कि ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान है। समय के साथ साथ जैसे जैसे शासक बढ़ते गए,
बलबन, तुगलक, खिलजी, इस हिंदुस्तान का विस्तार होता गया। और हिंदुस्तान के अंदर जब तुगलक शासन कर रहा था उस समय 24 राज्य थे, 24 प्रांतों के नाम आते हैं। और बलबन के ऊपर एक संस्कृत प्रशस्ति में लिखा है कि गौड़ प्रदेश बंगाल से लेकर और आपके गजनी प्रदेश अफगानिस्तान तक और पूरा दक्षिणी भारत उसके अधीन था। यद्यपि मोहम्मद मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान में दक्षिणी भारत को कभी शामिल नहीं किया। मिन्हाज ने पूरे क्षेत्रों के नाम लिखे, जैसे मेवात वगैरह, ये सारे नाम किसने लिखे? मिन्हाज ने लिखे थे। तो फिर जब यही शब्द बाबर के काल में हिंदुस्तान आया, तो बाबर के लिए हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान जो है बाबर के लिए भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वनस्पति, इन सब की विशेषताओं को बाबर और अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान कहा है। तो हिंदुस्तान शब्द के अर्थ पुराने अलग थे, नए अलग निकले। इस तरह से इसमें शब्दावली बदल गई। 750-800 के समय शब्द जो थे वही शब्द 1700 तक अपने अर्थ, नए अर्थ लेके आ गए। इतिहासकारों के लिए बड़ी दिक्कत की बात थी, ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय जो शब्द लिखा गया था उसका अर्थ उस समय क्या था, और जब ये इतिहास लिख रहे थे इस समय इसका अर्थ क्या था। इतिहासकार को ऐसे व्याख्या करनी थी, उस समय की दृष्टि को समझते हुए वर्तमान में व्याख्या देनी थी। इसलिए कहते हैं ना, इतिहास वो प्रमाणिक होता है कि जिस काल का हम इतिहास लिख रहे हैं हम अपने आप को उस काल में पाएं, और उस काल में पाएं और उस काल की स्थितियों को समझते हुए इतिहास को लिखें। ये बात है वो इसमें लिखा है कि इन 1000 सालों में कई सारे शब्दों के अर्थ बदल गए। एनसीईआरटी ने 2 अर्थों को लिखा है, एक हिंदुस्तान को और एक विदेशी को। तो मैं ये लिख लेता हूं, फिर इस हेडिंग को पूरा करते हैं। 1000 वर्षों की अवधि में शब्दों के अर्थ बदल गए। शब्दों के अर्थ बदल गए, जिस कारण इतिहासकारों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हुई। चुनौतियां उत्पन्न अब कुछ शब्दों के बारे में हम लिखते हैं, जैसे हिंदुस्तान। ठीक है, अब देखिए हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मिन्हाज उस सिराज जिसने तबकात नासिरी लिखा था, हमने सल्तनत काल में बहुत डिटेल से मिन्हाज को पढ़ा है, लेकिन यहाँ हमारी सीमाएं हैं कि हम उसको पार नहीं कर पाते। हालांकि जहाँ ज़रूरत होती मैं अतिरिक्त तथ्य देते आ रहा हूँ, ये पूरा अतिरिक्त तथ्य दिया है आपको, लेकिन इस जगह सिराज के बारे में मैं डिटेल हर शब्द की यहाँ पे बहुत गहराई नहीं ला सकता। मिन्हाज ने आरंभिक सल्तनत काल के बारे में काफ़ी डिटेल से लिखा है, जिसमें इल्तुतमिश से लेके नासरुद्दीन मोहम्मद से लेके एकता व्यवस्था वगैरह, उसके बारे में काफ़ी कुछ सिराज ने लिखा है। सिराज ने हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का प्रदेश हिंदुस्तान था। सिराज के हिंदुस्तान में दक्षिणी भारत शामिल नहीं था, और इसके बीच में जितने भी एरिया आते हैं, मेवात वगैरह, ये सारे नाम पहली बार सिराज ने लिखे थे। आगे देखिए, सिराज ने पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना
के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान कहा, जिसमें दक्षिणी भारत शामिल नहीं था। ठीक है, शामिल नहीं था। मेवात जैसे क्षेत्रों के नाम पहली बार यहीं प्रयोग हुए हैं। ठीक है, सल्तनत के विस्तार के साथ हिंदुस्तान का विस्तार होता गया। हिंदुस्तान का विस्तार होता गया। ठीक है, जैसे जैसे सल्तनत आगे बढ़ी, साम्राज्य विस्तार हुआ, वैसे वैसे इसका भी विस्तार होता गया। बाबर और अमीर खुसरो भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक विशेषताओं के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। बाबरनामा में भी लिखा है, बाबर व खुसरो, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के काल में थे। खुसरो ने भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक संस्कृति, समाज, प्रकृति को हिंदुस्तान माना था। और धीरे धीरे समय के साथ साथ में अर्थ बदलते गए। जब सल्तनत काल शुरू हो रहा था तब हिंदुस्तान केवल इन 3 क्षेत्रों तक था, और सल्तनत काल की समाप्ति और बाबर जब आता है उस समय तक हिंदुस्तान पूरा भारत का उपमहाद्वीप था। तो समय के साथ नई शब्दावली जो है वो आती है और पुरानी शब्दावली आपके अपने अर्थ बदल देती है। तो इसमें एक हिंदुस्तान का अर्थ बदलता है और दूसरा किसका, विदेशी का। विदेश शब्द का अर्थ बदला। लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले दूसरे गांव का व्यक्ति भी विदेशी था। पहले दूसरे गांव का व्यक्ति भी विदेशी माना जाता था। क्योंकि कोई देश नहीं थे उस समय, कोई क्षेत्र नहीं थे फिक्स। गांव के लोगों को बाहरी दुनिया का कोई पता नहीं था। आज तो चलो सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, हमें पता चल जाता है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग लगी, हमें पता चल जाता है। उस समय तो पता ही नहीं चलता था किस गांव में, किस क्षेत्र में क्या हुआ। लोगों की कनेक्टिविटी थी नहीं। सामाजिक उत्सव इसीलिए तो आयोजित होते हैं ताकि लोगों की आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे। ये पहले की इसी खास विशेषता थी। हालांकि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से वैसे जुड़े हुए, कनेक्टिविटी वैसी बनी हुई है।
पहले ये समस्या रहती थी। तो एक गांव में दूसरे गांव का भी व्यक्ति आता था और अजनबी लगता था, जिसकी संस्कृति मैच नहीं करती थी, उसको विदेशी मान लिया जाता था। हालांकि अब तो विदेशी की डेफिनेशन बन गई है, बना दी गई है। तो नई और पुरानी शब्दावली भी इतिहासकारों के लिए बड़ी चुनौती थी। 1000 वर्षों में इसमें भी चेंजेस आए। आगे बढ़ते हैं, लिखिए इसको। इतिहासकार और उनके स्रोत, इनमें भी चेंज आया। चेंज कैसे आया, समझना बात को। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, बड़ी समझ आधारित बातें, साथ में तथ्य भी है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राचीन काल में क्या करते थे लोग, है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है पांडुलिपि। और पांडुलिपियों के अंदर दिक्कत क्या थी कि उसको उस समय प्रिंट तो नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, और प्रिंटिंग मशीन के बिना उसको आप प्रिंट नहीं कर सकते। उसको सेफ भी नहीं रखा जा सकता। तो क्या करते थे, ये पांडुलिपियां मंदिरों में, मठों में, धार्मिक संस्थाओं में राजा लोग अपनी लाइब्रेरीज में रखते थे, खरीद के रख लेते थे। फिर वो खराब होने लगती थी, तब ये लोग क्या करते थे, पांडुलिपि की फोटोकॉपी तो हो नहीं सकती, तो प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी। ये लोग क्या करते थे, नकल नवीस जो होते थे, लिपिक, उनसे वो लिखवाते थे, उसकी कॉपी बनवा देते थे, ताकि वो पांडुलिपि नष्ट भी हो जाएगी मूल, तो वो प्रतिकृति जिंदा रहेगी, और वो प्रतिकृतियां लिखवाई जाती थी। अब दिक्कत कहाँ आती थी, लिखने वाले को कभी भाषा समझ में नहीं आती थी, कभी लिखने वाले को उसके सही अर्थ समझ में नहीं आते थे, तो आधे अधूरे अर्थ निकलते थे। कभी बार बहुत जटिलता होती थी, समझ में कैसे समझाऊं, तो ऐसे मिनिएचर बनाते थे, लघु चित्र बना के समझाने की कोशिश करते थे। और कई बार क्या होता था कि अर्थ नहीं निकलता था, तो अपने हिसाब से अर्थ निकाल के और लिपि को उसमें लिख लेता था प्रतिकृति के अंदर। अब एक ही पांडुलिपि को कई लिपिक लिखते थे और सभी के भाव अलग आते थे। अब मैंने उसको लिखा तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा। अब 4-10 लाइन में से 3-4 लाइनों के अर्थ सभी के समान है, बाकी के अलग अलग हो जाते थे। इवन दो कई बार तो ऐसी स्थिति आती थी, जैसे बर्नी ने 1356 में लिखा और उसी को ध्वनि ने जब 1358 में लिखा, तो दोनों में अंतर आ गया। एक ही व्यक्ति एक ही पांडुलिपि को 2 बार लिख रहा है, दोनों के अर्थ अलग निकल रहे हैं। ये तो 1971 के अंदर एक आर्काइव में, अभिलेखागार में वो पांडुलिपि मिली, धूल में पड़ी हुई बर्नी की। तब पता चला कि बर्नी ने उसके ऊपर दूसरी पांडुलिपि भी लिखी। तो इतिहासकारों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि मूल पांडुलिपि मिलती नहीं है, और जो प्रतिकृतियां हैं उनमें सही से नहीं लिखा गया। अब इतिहास लिखने के लिए सभी की प्रतिकृतियां इकट्ठी करो, सबको पढ़ो, और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकलता है वो हमारे इतिहास में ऐड करो। तो उस समय दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत ये थी कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में कागज नहीं थे, वो कागज नहीं होने के कारण दिक्कत थी। अब 13वीं शताब्दी का एक किस्सा पढ़िए, सुनिए कि 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार को लिखना था, तो कागज मिल नहीं रहा था। तो हुआ क्या कि उसने कुछ ऐसी पांडुलिपियां जो मतलब काम की नहीं थी, उसके काम की नहीं थी, उसको उसने धो दिया, धो के सुखा के उसके ऊपर लिख लिया। और 14वीं शताब्दी में उसके ठीक 100 साल बाद कहते हैं कि दिल्ली के सल्तनत काल के हर नगर के हर गली में कोई भी सामान खरीदने जाते थे, कागज से लपेट के देते थे। अब आप सोचिए कि 100 साल पहले कागज नहीं था और 100 साल बाद कागज ही कागज था, क्योंकि कागज बड़ी संख्या में उद्योग दिल्ली में स्थापित हो गए थे, तो कागज की कमी रहती थी। इसलिए फिर आपकी दिक्कत ये आती थी कि शुरुआत में इतिहास के अधिक पांडुलिपियां नहीं मिलती, लोगों ने बहुत कम लिखा क्योंकि कागज नहीं था लिखने के लिए। और मध्यकाल के आते आते खूब लिखा गया, तो इतिहास को जानने में भी हमारे को मदद मिली थी। तो इस तरह से ये लोग इतिहासकार लिखते थे। इतिहासकार के जो स्रोत होते थे वो बेसिकली पांडुलिपियां और उनके ऊपर लिखी गई प्रतिकृतियां थी, जो कई इतिहासकारों ने प्रतिकृतियां लिपिक और नकल नवीस लिखते थे, और एक ही पांडुलिपि की कई सारी प्रतिकृतियां सामने आती है, और कई उन महानुभावों ने धो दी जिसके काम की नहीं थी, उसके काम की नहीं थी, लेकिन भावी पीढ़ियों के तो काम आ जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको धो दी, साफ करके उसके ऊपर है वो अपने लिख लिए। तो इसलिए कहते हैं कि इतिहासकार और उनके जो स्रोत हैं वो बेसिकली वही पांडुलिपियां हैं मेन। और आज भी अगर आपको वो प्रतिकृतियां देखनी है, वो पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स देखनी है, तो आपको अभिलेखागार में मिलती है, आर्काइव्स में। आर्काइव जितने भी हैं, आप दिल्ली में हैं, बीकानेर में पड़ा है, वहाँ आपको कई सारी मूल पांडुलिपियां मिलती। पांडुलिपियां वो होती जो मूल लिखी गई थी,
ऋग्वेद की पांडुलिपियाँ वगैरह, फिर उनको ट्रांसलेट किया जाता है, उनको अभी पेज पे लिखा जाता है। तो इतिहासकार और उनके स्रोत में हम क्या लिखेंगे, जैसे ये एक व्यक्ति है जो मिनिएचर बना रहा है। मिनिएचर क्या होता था, लघु चित्र होता था। कई बार स्थिति ऐसी आती थी कि कोई ऐसी बात है जो लिपिक समझा नहीं पा रहा, तो छोटा सा चित्र बना के समझाने की कोशिश करता था, उसे लघु चित्र या मिनिएचर कहते थे। ये सारी चीजें होती थी, इतिहासकारों के लिए चुनौती थी। आगे देखिए, इस समय इतिहासकार दो टाइप की लिपि यूज करते थे, क्योंकि उस समय फारसी और अरबी भाषा चलन में थी। तो ये जो है बड़ी सामान्य सीधे शब्दों में लिखी गई है, ये नस्तालिक लिपि है। नस्तालिक में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती है जो कोई भी पढ़ सकता है। ये प्रश्न कई बार आता है कि अकबर कौन सी लिपि पढ़ सकता था। अकबर वैसे तो अनपढ़ था, लेकिन नस्तालिक को अकबर भी समझ जाता था, क्योंकि बेहद सिंपल लिपि थी। और दूसरी जो ये लिपि है, इसे शिक्षत लिपि कहते हैं। और शिकस्त लिपि थोड़ी अंग्रेजी में कर्सिव राइटिंग की तरह है, जिसको समझना थोड़ा सा दुःसाध्य, और आप कह सकते हो कि थोड़ी संक्षिप्त में भी लिखी जाती थी, बड़ी कठिन सी थी। इन दो लिपियों में ये लोग है वो फारसी और अरबी जुबान के लोग जो थे वो इनको लिखते थे, उन्हीं पांडुलिपियों की प्रतिकृति के रूप में। तो ये दो बातें इसमें हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। इतिहासकार और उनके स्रोत। 14वीं शताब्दी से पहले कागज उत्पादन बेहद कम था। इस कारण लेखन कम हुआ। लेखन कम हुआ। से पूर्व है ना, से पूर्व ऐसे लिखना, 14वीं शताब्दी से पूर्व, जिसके कारण ऐतिहासिक सामग्री कम मिलती है। ठीक है, कागज उत्पादन पहले कम था, तो लेखन भी थोड़ा कम हुआ, जिसके कारण ऐतिहासिक सामग्री हमें थोड़ी कम मात्रा में मिलती है। फिर क्या हुआ देखिए, इसके बाद क्या स्थिति आई। कागज का व्यापक उत्पादन 14वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद धर्म ग्रंथ, जितने भी राज्य के आदेश होते थे, अर्जियां होती थी, ये सब कागज पे लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलने लगी, तो फिर आपके इतिहासकारों के लिए उनको स्रोत जुटाने में माथापौड़ी नहीं करनी पड़ी। वृत्तांत, संत साहित्य, धर्म ग्रंथ, वृत्तांत, संत साहित्य, आदेश, सरकारी जो आदेश होते थे वो आदेश, अर्जियां, उपदेश, व लेखा जोखा कागज पर लिखा जाने लगा। कागज पर
लिखा जाने लगा, जिससे ऐतिहासिक स्रोत पर्याप्त मिले। वे लिखेंगे तो फिर मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले लिखे ही नहीं गए क्योंकि यहाँ कागज ही नहीं था। कम लिखे गए, लिखे तो गए मगर कम लिखे गए। ठीक है, ये बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि पहले क्या था, कागज की कमी थी, बाद में क्या हुआ, कागज व्यापक पैमाने पर उत्पादित होने लगा और जिसकी वजह से हमें ऐतिहासिक स्रोतों में कोई कमी नहीं रही। आगे हम समझते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, इसको लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या हुआ देखिए, पूर्व में पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स, पूर्व में पांडुलिपियां प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत था। ऐतिहासिक स्रोत था जो कहाँ मिल जाता था, जो मुख्य रूप से धनी व्यक्तियों के घर पे या मंदिर, मठ या राज परिवारों के पास होती थी। तो मुख्य रूप से धनी व्यक्तियों के पास, राजाओं, धार्मिक संस्थाओं, आज भी पीएचडी वगैरह करते हैं तो यहीं पे मिलती थी, धार्मिक संस्थाओं। लेकिन आज़ादी के बाद इनको अभिलेखागारों में रखा गया। धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों व मठों में रखा जाता था। ये लोग खरीद लेते थे, इनके पास में शोर्स थे और ये ऐसे जगह थे जहाँ पे व्यक्ति आराम से एक्सेस ले सकता था। ठीक है, मठों में रखा जाता था। मूल पांडुलिपियां अब मिलती नहीं है, नष्ट हो गई। जैसे हम इंडिका देखते हैं, इंडिका ग्रंथ, और इंडिका ग्रंथ मूल है ही नहीं। इंडिका ग्रंथ के जो दृष्टांत मिलते हैं विभिन्न इतिहासकारों की किताबों में, उनको मिला के हम उसको इंडिका बना के बैठे हैं। ऐसे कई पुस्तकें हैं जो मूल रूप से मिलती नहीं, उनके कई अलग अलग इतिहासकार उनके दृष्टांत देते हैं, उनको हम इकट्ठा करके और पुस्तक का नाम दे रहे हैं। तो कई किताबें आज तक हमें नहीं मिली। ठीक है, तो मूल पांडुलिपियां दुर्लभ हो गई है। मगर किंतु इनकी प्रतिकृतियां मतलब इनकी कॉपी, प्रतिकृतियां उपलब्ध हो जाती है, जो कि मुख्यतः अभिलेखागारों से मिलती है, आर्काइव से।
में संग्रहित हैं। में संग्रहित है। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रतिकृतियां, ये जनरली कौन लिखता था? ये जनरली आपके जो लिपिक या नकल नवीस लिखते थे, ये कौन लिखते थे? लिपिक, इसको नकल नवीस भी कहते थे, लिखते थे। ठीक है, इन लोगों के द्वारा इसको लिखा जाता था, लिखते थे। कई बार पांडुलिपियों की भाषा समझ न आने पर एक ही पांडुलिपि की अलग अलग प्रतिकृतियों में अलग बात आती थी। अब ये इतिहासकार के लिए चैलेंज जैसा ही था, विवरण होता था। जैसे बर्नी ने 1356 व 1358 में एक ही पांडुलिपि की 2 प्रतिकृतियां लिखी, दोनों की भाषा, दोनों के अर्थ अलग है। पांडुलिपि की 2 प्रतिकृतियां लिखी, और दोनों के अर्थ अलग निकले। दोनों के अर्थ अलग निकले। अब आप बताओ कैसे? पर इतिहासकारों के लिए बड़ी चुनौती थी। अब नकल तो ठीक है, वो कर लेते थे, मगर दिक्कत कहाँ आती है? भाषा समझ में नहीं आएगी तो फिर डेफिनेटली आप उसकी प्रॉपर बात नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और पांडुलिपियों के कई विवरणों को वो लघु चित्र के रूप में भी दर्शाते थे। पांडुलिपियों की कुछ बातें जो समझ में नहीं आती थी, वो मिनिएचर के रूप में दिखाते थे। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया जो मुख्यतः अभिलेखागार में संकलित है, ये इतिहासकार के लिए एक प्रकार से एक चुनौती होती थी, क्योंकि इतना आसान नहीं था कि वो सभी प्रतिकृतियों को पढ़ के और उनका एक प्रकार से विवरण निकालें, और विवरण निकालने के बाद में उसको एक इतिहास में रूप दें। ये इतिहासकार के लिए बड़ी चुनौती होती थी। आप इसको लिख सकते हो, इतिहासकार के लिए चुनौती थी। इतिहासकार के लिए ये एक चुनौती थी। कहीं आसान नहीं था कि वो सभी प्रतिकृतियों को पढ़ के एक फाइनल निष्कर्ष पे आए, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही पांडुलिपि पे 2 बार अलग अलग लिख रहा है, तो बात माने कौन सी? गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि उसने जब पांडुलिपि पढ़ी तो उसके अर्थ समझ में नहीं आए उसके, तो उसने अपने हिसाब से व्याख्या दे दी। ऐसा कई जगह पे हुआ है। इसलिए इतिहास में कई बार द्वंद्व आते हैं, तारीखों में गड़बड़ आता है,
और कई जगह पे आप देखते होंगे इतिहास में गड़बड़ियों के ये कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी लिपियां हैं तो देख लेना। ये नस्तालिक लिपि है और इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ये नस्तालिक लिपि है। जो सुगम्य थी, आसान थी, खुले खुले शब्द हैं, आसान। अकबर इनको पढ़ लेता था। अकबर अनपढ़ था फिर भी पढ़ता था। ये प्रश्न कई बार आता है। ठीक है, खुले अक्षर लिखे थे, खुले अक्षर होते थे इसमें। ये पिछली बार शायद फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न था कि अकबर कौन सी लिपि पढ़ने में समर्थ है, इस टाइप से प्रश्न था, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है। ये कौन सी थी? ये थी आपकी शिकस्त। ये लिपि थोड़ी सी कठिन थी, कठिन और बिल्कुल फ्लो में लिखी जाती थी, सघन थी। ठीक है, ये शिकस्त लिपि थी और ये थी, थोड़ा सा इसको आप देख लेना। ये नस्ताली लिपि और ये शिकस्त लिपि कौन सी भाषाओं के लिए थी? अरबी और फारसी के लिए। ठीक है, ये दो लिपियों के बारे में भी आप थोड़ा सा साइड में डाल देना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। बस पाठ पूरा होने वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं अब। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब इस समय इन 1000 वर्षों में कई सारे नए यंत्र बने, जैसे सिंचाई के लिए ये रहट बना, चरखे बने सूत काटने के लिए, युद्धों के लिए बारूद की खोज भी इस समय आविष्कार किया गया। तो इन सारे औजारों के जरिए, इन सारे अस्त्र शस्त्रों के जरिए कृषि बढ़ी, नई फसलें आई, समाज का एक नया वर्ग तैयार हुआ और जो डोमिनेट था वो पॉलिटिकली पावरफुल हुआ। गांव के अंदर नए नए जातीय संरचनाएं उत्पन्न हुई, जैसे जो मजबूत थे वो राजा बन गए, थोड़े से कम मजबूत थे वो बड़े किसान बन गए, थोड़े और कमजोर थे वो दास बना दिए गए, मजदूर बना दिए गए। एक जटिल संरचना समाज में जो है वो इस समय उत्पन्न हुई थी। और पॉइंट भी यही है कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो इस प्रकार की नई तकनीकी आने के कारण समाज में हमें कई नए नए वर्ग देखने को मिलते हैं। इसमें ये लिखा है कि सबसे अधिक फायदा राजपूतों को मिला, इसलिए राजपूत काल था पूरा वो। इसके अलावा मराठों को, जाटों को, अहीर, कायस्थ, इन्होंने भी इसका फायदा लिया था। तो समाज में जटिल संरचना पैदा हुई, एक व्यापक तौर पे खेती की जाने लगी, बड़े युद्ध होने लगे बारूद जैसे आविष्कार के बाद में, लोग झुंड के झुंड बना के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, देश विदेश की सीमाओं को पार करते हुए दूसरे क्षेत्रों में अपने अधिकार स्थापित करने और अवसरों की संभावना में लोग निकले। और इस तरह से देखते देखते दुनिया प्रसारित होना शुरू हो गई थी। ये सारे 1000 वर्षों में परिवर्तन थे। और आपने देखा किस तरह से इस्लाम जो है वो भारत में आता है और किस तरह से वो प्रसार करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लास आगे करेंगे, 1 घंटे की क्लास खूब है। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक कितना बचेगा, ये 3-4 बिंदु हम कल करेंगे। अब 1 घंटे की क्लास और हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।